ईरान, इजराइल और यूएसए वॉर का आज दूसरा दिन है। अब तक जो कुछ हुआ है, लगभग ये बातें दिखने लगी हैं कि स्टेट ऑफ होर्मुज जो है वो बंद हो चुका है, जिसके नाते तेल प्राइसेस के ऊपर असर दिखाई पड़ रहा है। दुबई के ऊपर बहुत भयंकर अटैक हुआ है, पूरे यूएई के ऊपर, और पूरा जो मिडिल ईस्ट है वो अब जो है यूनाइट होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो जियोपॉलिटिकली भी काफ़ी नई चीज़ें होती हुई दिखाई पड़ रहे हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इस पूरी घटनाओं का जो कुछ भी हो रही है उसका आने वाले वक्त में किस प्रकार का असर जो है बाजारों के ऊपर देखने को मिल सकता है। बाजारों में शॉर्ट टर्म का और लॉन्ग टर्म के हिसाब से दोनों प्रकार की बातें मैं यहाँ आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा इस पूरी घटनाक्रम को देखते हुए। लेकिन अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है अतुल वर्मा। आपको मालूम है जैसे ईरान, इजराइल और यूएसए के बीच एक लड़ाई है, जहां पर अब स्थिति ये है, क्योंकि उसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है, स्थिति मोटा मोटी ये देखने को मिल रही है कि जो ये वॉर है ये अब धीरे धीरे करके अपने क्लोजर की तरफ बढ़ती दिखाई पड़ रही है। क्यों? क्योंकि जो उनके प्रेसिडेंट थे ईरान के, जो वहाँ पे रक्षा मंत्री थे, उनके जो परिवार के लोग हैं, वो रात में उनकी जो है मृत्यु हो चुकी है। वहाँ पे सत्ता जो है परिवर्तन की तरफ जाती हुई दिखाई पड़ रही है। तो एक प्रकार से आप देख सकते हैं कि चीजें थोड़ी एक तरफ झुकती हुई दिख रही हैं। यद्यपि इस पूरे के पूरे घटनाक्रम में ईरान ने कई सारी बड़ी गलतियां भी करी हैं और मिडिल ईस्ट उसके नाते यूनाइट होता दिखता है। गलती नंबर एक ये है कि ईरान ने जिस तरह से यूएसए को टारगेट करने के लिए कहीं ना कहीं जो उनके कह सकते हैं कि यूएई के ऊपर, कतर के ऊपर, सऊदी अरब के ऊपर अलग अलग जो देश थे, जिसकी कल चर्चा हमने करी थी कि वो बाउंड्रीज को डिफरेंट कर रहे हैं। भले ही उनको टारगेट वो करना चाह रहे थे यूएसए को, लेकिन उन्होंने उससे आगे दिखाया, चीजें करते हुए दिखाया। इसका असर ये हुआ, आपने देखा ही होगा कि कतर के होटल्स में, हाई राइज बिल्डिंग्स में, बहरीन में भी, और साथ में जिस तरह से दुबई में बड़ी बड़ी जगहों पर ड्रोन्स हमले हुए। और उसका असर ये हुआ कि जो पूरा का पूरा मिडिल ईस्ट था, जो कि कुछ दिन पहले तक भी अगर आप बात करिए तो संयुक्त अरब अमीरात जो है वो लगातार कोशिश ये कर रहा था कि वो वाशिंगटन और ईरान के बीच में एक वार्ता करा पाए। इवन मध्यस्थता भी जो कर रहे थे वो जो है यूएई और मतलब मिडिल ईस्ट के ही कंट्रीज लगातार उसमें बात कर रहे थे। यूएई ने करीब 20-25 दिन पहले भी ये बात कही थी कि वो ईरान के ऊपर अटैक को अपनी जमीन से नहीं होने देगा। लेकिन जब कल अटैक हुए दुबई में और बाकी जगहों पर, तो उन्होंने बिल्कुल बिल्कुल उसके अतिरिक्त बात करी, बिल्कुल उसके इतर बात करी, और उन्होंने फुल सपोर्ट किया कि वो अमेरिका का सपोर्ट करेंगे। एक्चुअली हुआ ये है कि अमेरिका जो बहुत समय से चाहता था कि पूरा का पूरा जो मिडिल ईस्ट है वो ईरान के खिलाफ हो जाए, लेकिन वो नहीं हो रहा था। उसका धार्मिक कारण भी था, क्योंकि ज्यादातर धार्मिक कारण इस्लामिक लोग देश हैं वहां पर, और वो स्टेट ऑफ एक इस्लामिक कंट्रीज के ऊपर एक तरफ से वो नहीं हो रहे थे। अल्टीमेटली अमेरिका जो चाहता था कि कहीं ना कहीं गल्फ, पूरे गल्फ को वो ईरान के खिलाफ खड़ा कर पाए। ईरान ने कल जो शाम को किया, दिन के दौरान जो सारे ड्रोन हमले किए डिफरेंट डिफरेंट देशों के ऊपर जो अरब के ही थे, उन्होंने शुरुआत ये कह के करी कि हम जो है अमेरिका के डिफेंस पर ही अटैक करेंगे, लेकिन वो वहीं तक सीमित नहीं रहे। और उसका असर ये हुआ कि पूरा का पूरा, चाहे अलग अलग देश यूनाइट हो गए। और अब जब आप देखेंगे 24 घंटे बाद, तो जितने भी बयान अब तक जारी हुए हैं, साथ में यूएन में जो डिस्कशन भी चल रहा है, वहां पर भी ये बात साबित होती दिख रही है कि अरब कंट्रीज अब ईरान के साथ में खड़े नहीं हैं। तो कल तक जो मध्यस्थता कर रहे थे, जो उनके साथ दिखने की कोशिश कर रहे थे, वो भी अब उनसे दूर जा चुके हैं। तो ईरान अब एक सेपरेट टाइप की स्थिति में जाता दिख रहा है। इस सेपरेशन का असर देखने को कई प्रकार से मिलेगा। तो एक बात जो अमेरिका बहुत समय से नहीं कर पा रहा था, वो उसने अचीव कर लिया। इस लड़ाई में ईरान ने अपने खुद के गोल पोस्ट में, आप कह सकते हैं, गोल कर दिया। उसका असर ये हुआ कि अब देखिए, बाजार में कोई भी चीज होगी तो वो दो तरीके से होगी। एक उसका शॉर्ट टर्म इंपैक्ट होगा और एक लॉन्ग टर्म इंपैक्ट होगा। हम कोशिश करेंगे कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों इंपैक्ट को आपके सामने डिटेल कर पाएं। पहले अगर लॉन्ग टर्म इंपैक्ट और फिर शॉर्ट टर्म। तो अब इस पूरी घटना का जो शॉर्ट टर्म इंपैक्ट की जगह लॉन्ग टर्म इंपैक्ट ज्यादा देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि अब होगा ये, जाहिर सी बात है, आने वाले वक्त में पूरे के पूरे मिडिल ईस्ट की कंट्रीज अलग अलग प्रकार के सैनिक गठबंधन करते दिखाई पड़ेंगे, ताकि आने वाले वक्त में कभी इस तरह की स्थिति ना बने कि कोई देश आ करके दोबारा दुबई पर या बहरीन पर या कतर पर कहीं अटैक करने लगे। तो जाहिर सी बात है, उनका जो झुकाव हो यूएसए की तरफ बढ़ेगा, और ऐसे में यूएसए के पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बनेगी कि वो इनके साथ अलग अलग प्रकार के डिफेंस डील कर सके।
इसका लॉन्ग टर्म इंपैक्ट होगा। यूनाइट कर दिया तो ऑयल प्राइसेस को लेकर के स्थिति बिगड़ सकती है। लेकिन अब अगर हम ऑयल प्राइस की बात करें तो जिस तरह से जो आपका हुर्मुज़ की जो जलसंधि है उसको रोका गया है, स्टेट ऑफ जो हुर्मुज़ है उसको रोका गया है, वहां पर अब करंटली अब जब हम ये बात कर रहे हैं तो वो पूरी तरह से बंद है, वहां से कोई भी ऑयल टैंकर नहीं जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस पूरी लड़ाई का, क्योंकि यहीं पर वो सारी बातें हो सकती थी। अगर आप डेटा देखें तो तकरीबन जो आपका यूरोप है उसको टोटल जो ग्लोबल आप बोल सकते हैं कि जो ग्लोबल क्रूड है जो वो बाईपास होता है उसका लगभग 30% पार्ट जो है वो केवल और केवल स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ से गुजरता है। 20% जो एलएनजी सप्लाई है वो यहीं से गुजरती है। तो ये बहुत बड़ा जगह है जहां से ये पूरा का पूरा चीज यहां से गुजरता है, जिसमें सूडान और छोटी सी जगह है, सूडान और जो है आपका ईरान पड़ता है बीच में, और ईरान ने उसको पूरी तरह से बंद करवा दिया है इस समय। अब इसका असर तेल की प्राइसेज के ऊपर हाइपर मोमेंटम के रूप में देखने को मिल सकता है कि तेल की प्राइसेज बढ़ जाएं। रात भर के दौरान करीब 12% तेल की कीमतें और बढ़ चुकी हैं। तो 70-72 का जो क्रूड है वो अब करीब करीब 78 से 80 की रेंज में दिखने लगा है। पॉसिबल है ये 80, 82, 84 तक जा सकता है, लेकिन ये कब तक बंद रहेगा इसके ऊपर भी सवाल उठता है। अभी अगर हम इसकी वैल्यू समझ रहे हैं तो अब ये समझें कि इसका जो सीधा इंपैक्ट आएगा उसका सबसे बड़ा इंपैक्ट होगा चाइना के ऊपर और इंडिया के ऊपर। क्यों होगा? क्योंकि इंडिया, जाहिर सी बात है, हमारा जो तेल खरीद होती है, भले हम रूस से नहीं खरीद रहे हैं, लेकिन जब रूस से खरीद रहे थे तब भी, और अब जब हम अलग अलग देशों से खरीद रहे हैं, इवन वेनेजुला वाला या फिर अमेरिका वाला, वो भी इसी से हमारे पास आता है, इसी जल संधि के माध्यम से। इससे हमें फ्लीट चार्जेस कम पड़ते हैं। तो अगर ये रुक गया है और ये लंबे समय तक रुका रहेगा तो इसका असर क्रूड की प्राइसेज में तेजी के रूप में और भारत की इकोनॉमी के मंदी के रूप में आपको देखने को मिलेगा, जो कि ज्यादा इंपैक्ट कास्ट कर सकता है लॉन्ग टर्म में। दूसरी चीज है, चाइना की जो सप्लाई है वो भी यहीं से होती है और चाइना को भी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है इसके नाते। तो अगर ये जल्दी खुलता नहीं है, अब अगर लड़ाई जल्दी लंबी चली, उसकी उम्मीद अब धीरे धीरे करके कम हो रही, हो सकता है ये लड़ाई बहुत लंबी ना चल पाए, और अगर लड़ाई लंबी नहीं चलती है, 24 घंटे से 48 घंटे में ये लड़ाई खत्म होती है और आने वाले 2-3 दिन के अंदर अगर ये स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ ओपन हो जाता है तो फिर प्राइसेज पे बहुत ज्यादा सीधा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, और उस केस में प्राइसेज 80-82 तक जाने के बाद कहीं ना कहीं स्टेबलाइज होंगी और वापस से नीचे आएंगी। लेकिन अगर ये नहीं खुलता है तो फिर इसकी प्राइसेज, ऑयल की प्राइसेज और ऊपर जा सकती हैं, और उस केस में आप जो है 90 या उसके ऊपर के रेट पे जाएंगे। लेकिन उम्मीद अभी क्या है, जिस तरह से लड़ाई फोल्ड आउट हो रही है उसमें अनफोल्ड होते हुए ये स्थिति दिख रही है कि कहीं ना कहीं ईरान जल्द ही जो है इस लड़ाई में बाहर होता दिखाई पड़ सकता है, और ऐसे में फिर जो अमेरिका है उसका पूरा प्रेशर होगा कि वो इसको ओपन करे और वापस से ऑयल प्राइसेज को स्टेबलाइज किया जाए। तो इसका शॉर्ट टर्म में तो पहला इंपैक्ट निगेटिव ही होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में हो सकता है अगर ये होर्मुज़ की खाड़ी खुल जाती है तो वो बड़ा इंपैक्ट क्रिएट ना कर पाए। अब इसका जो तीसरा इस पूरी लड़ाई का इंपैक्ट होगा, जिसमें हम भारत को सेंटर में रखेंगे, वो है दुबई, मिडिल ईस्ट। क्योंकि मिडिल ईस्ट में बेसिकली जो दुबई का पार्ट है वहां पर भारतीयों की संख्या ज्यादा है। मैं इंसान के रूप में नहीं सोच रहा हूं, आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि जो दुबई का टोटल जो यूं कहिए जो मकान है, मतलब जिसमें रहा जाता है, अर्बन और रूरल तो कुछ है ही नहीं वहां पर, लेकिन उसको आप दो प्रकार में डिवाइड करते हैं, एक बिजनेस में और एक नॉर्मल घर जो होते हैं। तो जो नॉर्मल घर हैं, यानी जो नॉन बिजनेस एकोमोडेशन है, उसमें लगभग 60% जो ओनरशिप है वो भारतीयों की है, और बिजनेस वाले में भी करीब 30% ओनरशिप भारतीयों की है। 48 बिलियन डॉलर के आसपास हमको रेमिटेंस आता है। कई लोगों ने ये डिबेट छोड़ी है कि अब यूएई या दुबई में लोग रहना कम पसंद करेंगे और इसका असर बाजारों पर हो सकता है। शायद इतना बड़ा इंपैक्ट इसका नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इतना मिलियन डॉलर खर्च करके वो एक ऐसा क्षेत्र बनाया गया है, पूरा मैं मिडिल ईस्ट की बात करूं, सिर्फ दुबई नहीं, बहरीन भी है, कतर भी है, उस पूरे एरिया को, और इवन मोस्टली दुबई की अगर आप बात करें तो उसको इस लेवल पे बनाया गया है कि वहां पर रहने वाला व्यक्ति आज से 24 घंटे पहले सोच भी नहीं सकता था कि उनके होटल्स के ऊपर, उनके मकानों के ऊपर कोई ड्रोन दौड़ता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो वो बियॉन्ड इमेजिनेशन था, लेकिन ये हुआ है। अब इसका असर ये होगा कि जैसे मैंने कहा शुरुआत में कि लोग यूनाइट होंगे अलग अलग मिडिल ईस्ट के, और वो पैक्ट क्रिएट करेंगे किसी न किसी देश के साथ। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यूएसए से ही करेंगे, उसमें इंडिया भी सम्मिलित हो सकता है, लेकिन इस तरह के पैक्ट्स होंगे, और इस पैक्ट का असर ये होगा कि जो दुबई का एरिया है, यूएई, बहरीन, कतर, ये आने वाले वक्त में इस तरह की बन जाएंगे कि वापस से इनके ऊपर अटैक्स ना किए जा सकें।
इसके नाते ये हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में कुछ लोग डरे हुए हों, लेकिन इतना जल्दी कोई प्रॉपर्टी में वहां क्रैश आ जाएगा उसकी उम्मीद आप ना ही लगाएं तो बेहतर है। क्योंकि जैसे ही डील्स होने लगेंगी, वापस जो इन्वेस्टर है उसका ध्यान वापस से उन चीज़ों के ऊपर जाएगा कि चलिए अब वापस से जो है चीज़ें बेहतर कर ली गई हैं, वापस से डिफेंस को मजबूत कर लिया गया है, और वो कहीं ना कहीं इस पूरे एरिया की वैल्यूएशन को लास्ट में बढ़ाएगा ही, घटाएगा नहीं। तो इसका अगर अगर कोई इसको रियल इस्टेट के तरफ में जोड़ करके देख रहा है कि बाजारों में करेक्शन हो जाएगा रियल इस्टेट के नाते, तो वो नहीं होगा। हाँ, फौरी तौर पर मैं अभी इसका जरूर एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन फौरी तौर पर थोड़ा बहुत असर दिखेगा वो हो सकता है। जिस तरह से फ्लाइट कैंसिल्स हो गई हैं, बहुत सारा ट्रेवल जो है अभी ब्लॉक हो चुका है, तो उन सबका फौरी तौर पे असर जरूर दिखेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसका भी कोई बहुत बड़ा इंपैक्ट नहीं दिखेगा। तो अब आते हैं इस पूरी की पूरी घटना में ऑयल के जो बड़ी इंपैक्ट दिखेंगे वो लॉन्ग टर्म में। देखिए अभी इसमें चाइना का फैक्टर कम लोग एनालाइज कर रहे हैं। ये जो पूरी वॉर है इसमें चाइना बहुत इंपॉर्टेंट है। चाइना की अगर आप मिडिल ईस्ट की पॉलिसी को समझेंगे तो उस पॉलिसी में साफ दिखता है कि वो मिडिल ईस्ट के कुछ देशों के साथ अच्छे संबंध रखता है, और इस तरह के संबंध में वो ये संबंध इतने प्रगाढ़ नहीं है कि वो वहां आर्मी भेज देगा या लड़ाई लड़ लेगा, लेकिन वो इतने कमजोर भी नहीं है कि उसका वो लाभ ना उठाए। जैसे ईरान का एग्जांपल लेते हैं, ईरान के साथ भारत के भी संबंध रहे हैं और आपके चीन के भी संबंध हैं, और जो है आपके रूस के भी संबंध है। भारत के संबंधों में पिछले कुछ समय के अंदर कुछ नरमी देखने को मिली थी। हमने चाबहार पे बहुत बड़ा पैसा डाला हुआ था, लेकिन वो सब हमने हटा दिया और एक प्रकार से हमने राइट ऑफ ही कर दिया। वो घाटा हमें हो ही चुका है। आने वाले वक्त में क्या चाबहार वापस से भारत को मिलेगा वो एक अलग बात है। सत्ता परिवर्तन होने के बाद क्या होगा वो एक अलग चीज है। लेकिन आज की डेट में हम मान के चल रहे हैं कि वो जो बड़ा अमाउंट हमने चाबहार पर तकरीबन 150 बिलियन डॉलर के आसपास खर्च किया था वो कहीं ना कहीं समाप्त ही है। अब तो इस तरह से अगर आप देखें तो संबंध तीनों के थे, लेकिन इसका असर चाइना पे ज्यादा इसलिए पड़ता है क्योंकि चाइना जिस तरह से ईरान से बड़े मात्रा में तेल खरीदता था, तेल लगातार खरीद रहा था और सस्ते में तेल मिल रहा था। और सिर्फ चाइना खुद तेल नहीं खरीदता है, चाइना के नाते मलेशिया के पास वो तेल जाता है, वो तेल वापस से चाइना खरीदता है, तो वो राउंड ट्रिप करके भी उस चीज को खरीद रहे थे। अब इसका असर ये होगा कि एक तो उनको वो जो सस्ता तेल मिल रहा था चाइना को वो कम हो जाएगा, जिसकी मात्रा काफी ज्यादा है। रूस के बाद सेकंड लार्जेस्ट वो ईरान से ही खरीद रहे थे और जिसकी संख्या में अब उनको काफी कमी देखने को मिलेगी। दूसरी चीज है कि ईरान बहुत सारे देशों के साथ, इवन भारत के साथ भी उसने रुपए में कारोबार किया था। पेट्रो डॉलर संबंध को वो तोड़ रहे थे। जिस तरह से आरएमबी में काम करते हैं वो चाइना के साथ, यानी चाइना की जो लोकल करेंसी है उसके साथ। तो होता यह था कि चाइना को उन्होंने क्रूड दिया, उसके बदले उन्होंने आरएमबी लिया और फिर वापस से वही आरएमबी दे दिया और उसके बदले उन्होंने चाइना से गुड्स खरीद लिए, और वो ये पूरा जो है बिजनेस चलता था। तो ये बिजनेस ब्लॉक होगा। जब ये बिजनेस ब्लॉक होगा तो चाइना को एक लॉन्ग टर्म का नुकसान देखने को मिलेगा, और इस नुकसान का जो जीत है वो हासिल करेगा अमेरिका। क्योंकि इसके बेनिफिट ये हुए कि अमेरिका को न सिर्फ मिडिल ईस्ट का एक यूनियन मिला, मिडिल ईस्ट में जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो अब प्रो अमेरिका हो सकता है। आने वाले वक्त में ईरान में अगर सत्ता परिवर्तन होनी ही है और वो होती है तो वो प्रो अमेरिका हो सकती है। मिडिल ईस्ट को जिस तरह से पहले का मिडिल ईस्ट था जो इस्लामिक कंट्रीज के नाते एक दूसरे के साथ दिखते थे, शायद आने वाले वक्त में वो जियोपॉलिटिक्स पूरा बदल गया। ये पूरा इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट है। दुबई के कारण या उन सारी चीज़ों के कारण बड़े मिलिट्री कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं जिसमें भारत को भी लाभ हो सकता है, और बहुत ज़्यादा नुकसान भारत को इस वॉर में नहीं होता दिखता है। जो फौरी लॉस है, यानी अब आते हैं बिल्कुल शॉर्ट टर्म का लॉस। तो शॉर्ट टर्म का लॉस जो सबसे बड़ा कारण होगा उसका वो होगा तेल की प्राइसेज बढ़ेंगी। जैसे मैंने कहा $10 बढ़ चुकी हैं 10%, तो 10% माने 78 के आसपास मान लेते हैं आप। ये 80, 82, 84 तक जाएगा 2-4 दिन तक, अगर होर्मुज़ की खाड़ी जो जल संधि है वो बंद रहती है तो। लेकिन जिस तरह से ईरान पे अटैक है वो खत्म होता है, जैसे ही वहां पर सत्ता बदलेगी वो रास्ते खुलेंगे। जब वो रास्ते खुलेंगे तो वापस से चीजें बेहतर हो जाएगी। सप्लाई डिस्टर्ब होगी पूरी दुनिया की अगले 5 से 7 दिनों में के लिए ऑयल की, लेकिन क्या वो लंबे समय तक डिस्टर्ब रहेगी उसकी उम्मीद कम है। वो राउंड होकर के, यूरोप होकर के, या फिर आप जो है उसको साउथ अफ्रीका राउंड होकर के केप ऑफ गुड होप की तरफ से निकल करके वापस से आने लगेगी ईस्ट एशिया की तरफ। तो ऐसा नहीं है कि वो खत्म होगी, हाँ उसमें डिस्टर्बेंस होगा। वो हो सकता है 3 से 7 दिनों का डिस्टर्बेंस हो या थोड़ा लंबा डिस्टर्बेंस हो सकता है अगर ईरान में कुछ गोरिल्ला वार शुरू होता है और वो गोरिल्ला वार जो है स्टेट ऑफ होर्मुज़ की तरफ जाता है तो ये पॉसिबिलिटीज हैं। लेकिन इसका लंबे समय में बहुत ज्यादा तेल के प्राइसेस के ऊपर असर
होना संभव नहीं दिखता, छोटे समय में वो प्रॉब्लम दिखेगी। तो अगले 3-4 दिनों के लिए अगर आप मार्केट के बारे में सोच रहे हैं तो मार्केट निगेटिव रहेगा, लेकिन अगर आप यहां से अगले 3 महीने के लिए सोच रहे हैं और इस वॉर के नाते आपको लगता है कि बाजारों में बहुत बड़ा करेक्शन इस वॉर से हो सकता है, तो उसकी संभावनाएं कम है, क्योंकि ये वॉर लंबे समय में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम भारत के लिए निगेटिव खड़ा करे नहीं, चाइना के लिए थोड़ा ज्यादा निगेटिव खड़ा कर सकता है और डिफेंस इक्विपमेंट्स को लेकर के थोड़ी बेहतरी दिख सकती है। ये लंबे समय में असर दिखता है। शॉर्ट टर्म के हिसाब से जैसे मैंने कहा कि थोड़ा प्राइस एप्रिशिएट हो सकता है क्रूड का, उसका इंपैक्ट बाजारों पर देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो अगले 4-6 दिन निगेटिव रहेंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है। अब अगर हम लेवल्स पे आए तो जिस तरह से कल भी शाम की वीडियो में मैंने कहा था, तकरीबन जहां भारत बंद हुआ है इंडियन स्टॉक मार्केट 25,100 के आसपास में, उस पॉइंट से जब अमेरिका जिस पॉइंट पर था करीब 49,300 पर था, तो वहां से वो करीब 1,000 पॉइंट कल शाम तक गिरा था। लेकिन जब सुबह ये खबर आई कि ईरान में सत्ता परिवर्तन हो सकता है, वहां पर जो प्रेसिडेंट है उनके वो मारे जा चुके हैं, तो वहां से वापस से मार्केट ने रिकवर भी किया है और अब नेट स्थिति 650 पॉइंट के आसपास की बनती है। अब अगर इसको हम लोग फैक्टर इन करें कि मार्केट कितना गैप अप या गैप डाउन करेगा, तो गैप अप की संभावना तो 0%, गैप डाउन होने की संभावनाएं बनती हैं। लेकिन उस पूरी स्थिति में निफ्टी के चार्ट्स को अगर आप एनालाइज करिए तो कहीं ना कहीं बाजार जो है 24,800 के आसपास में बड़े सपोर्ट दिखाती है। तो 24,800 जो कि यहां से 300 पॉइंट नीचे है, वो एक बड़ा सपोर्ट बनता है और मोस्ट लाइकली ये पूरी की पूरी जो उहापोह है ये कहीं ना कहीं 24,800 की रेंज आते आते तक फैक्टर इन हो जानी चाहिए। हाँ, उसके बाद चूंकि इफ एंड बट बहुत सारे हैं कि ये लड़ाई कब तक चलेगी, क्या ये वार गोरिल्ला युद्ध में जाएगा, क्या ये जो होमोस की जल संधि है उसके ऊपर गोरिल्ला अटैक बने रहेंगे और जिसके नाते क्रूड का डिस्टरबेंस बना रहेगा। अगर ये सारी संभावनाएं बनती हैं तो फिर वो लेवल्स टूटेंगे और फिर आप आगे बढ़ेंगे, जिसका असर जो है अगले 4-5 दिनों बाद दिखाई पड़ेगा। लेकिन कल या 1 से 2 दिनों में अंदर शायद 24,800 आपके लिए बड़ा सपोर्ट बनेगा। अगर ये सारा का सारा मामला स्टेट ऑफ होमोस पर नहीं जाता है और वहां बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं आती है, तो शायद महीना 2 महीना बाद आप इसके बारे में बात भी नहीं कर पाएंगे और लॉन्ग टर्म पे इसका कोई बहुत ज्यादा असर भी देखने को नहीं मिलेगा। अब अगर कल ट्रेड के बारे में सोचे तो आपको थोड़ा सा संभल के काम करना चाहिए। अगर आप रेगुलर ट्रेडर ना हो तो अवॉइड कर लीजिए। अगर आप रेगुलर ट्रेडर हो तो अपनी पोजीशन को आप मैनेज करना पड़ेगा, पोजीशन को थोड़ी हेज करना पड़ेगा। और अगर आपने मंदी करी हुई है तो पहला 1 घंटा 1.5 घंटा आपके लिए शायद वो टाइम होगा जब आपको अपना प्रॉफिट बांधने के बारे में सोचना होगा, क्योंकि वो पीरियड में मार्केट सबसे ज्यादा पैनिक में जाएगा और कहीं ना कहीं वापस से जब वो पूरा का पूरा 1-आधा घंटा गुजर जाएगा तो शायद मार्केट नॉर्मलाइज होना शुरू हो जाएगा और उसके बाद शायद फर्दर मूव आपको इंट्राडे बेसिस पर कम ही देखने को मिलेगा। फिर गैप अप गैप डाउन अगले दिन के हिसाब से होगा और उसके हिसाब से चूंकि वॉर में चीजें बदलती रहेंगी तो उसका असर आपको देखने को मिल सकता है। तो अल्टीमेटली कल बहुत ज्यादा जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए, वेट करना चाहिए। मंदी किया है तो क्लोज करिए 1 घंटे के अंदर, कोशिश करिए और देखिए कि फिर क्या हो रहा है, बाजार किस तरफ जा रहा है, चार्टिकली किस तरफ जा रहा है, डेटा किस तरह से फॉर्मेट हो रहे हैं और ये जो पूरी टेंशन है ये किस तरह से आगे बढ़ रही है। यहाँ पर पल पल में अमेरिका किस तरह से रिएक्ट करेगा, किस तरह से ईरान रिएक्ट करेगा और किस तरह से जो है जल संधि में या स्टेट ऑफ होमोस में जो प्रॉब्लम बढ़ेंगी वो घटे रही हैं या बढ़ रही हैं, उसके ऊपर पूरा मार्केट जो है रिएक्ट करेगा और उसी हिसाब से आपको सोचना चाहिए, जिसके बारे में मैंने इस वीडियो में पूरा डिटेल आपके सामने रखा है और आपको एक सेंस बना होगा कि इस पूरी की पूरी घटना का लॉन्ग टर्म इंपैक्ट क्या हो सकता है, किस देश के ऊपर क्या इंपैक्ट हो सकता है और बाजारों के ऊपर इसका शॉर्ट टर्म क्या इंपैक्ट दिखाई पड़ सकता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। उम्मीद है कि आप ये करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं मिलूंगा कल आपसे और वापस से हम इस मुद्दे पर या फिर किसी एक मुद्दे पर डिटेल बात करेंगे जो बाजारों से जुड़े हुए आपको देखने को मिलेगा या इकोनॉमिक से जुड़ा हुआ देखने को मिलेगा। मैं मिलूंगा कल। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।